नमस्कार दोस्तों, कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने देखे थे राजस्थान के एमसीक्यू प्रश्न सीरीज के अंतर्गत भौतिक प्रदेश, और आज हम लेकर चल रहे हैं राजस्थान की जलवायु। हम 10 प्रश्नों के माध्यम से राजस्थान की जलवायु को ब्रीफ में पूरा कंसेप्चुअल देखने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही आपकी जो तैयारी है उसमें मजबूती मिलेगी आपको। तो चलते हैं अपन भर्ती महासमर 2025 के अंदर राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू सीरीज राजस्थान जलवायु में। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हम पहला प्रश्न लेते हैं और हमारा पहला प्रश्न है मावट के संदर्भ में। बिल्कुल आराम से हमको प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है, तो मावट के संदर्भ में सही कथन है। सही कथन हमको अलग अलग करना है। पहला कथन, यह पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा है। शीतकालीन वर्षा है और चक्रवातों से या विक्षोभों से हो रही है। कथन सही है। आप अपना आकलन भी करते रहें। पिछले वीडियो में भी आपने अपने कमेंट के अंदर लिखा कि कितने सही हुए कितने गलत। अपनी तैयारी को आप स्वयं जांचते भी रहे। निश्चित यहाँ पर आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। शीतकालीन रात्रि के तापमान में वृद्धि विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। जी हाँ, रात्रिकालीन आकाश में बादल छाए रहते हैं और इस तरीके से आकाश के अंदर बादलों की वजह से तापमान में वृद्धि होती है। सामान्यतया दिसंबर और जनवरी माह में, क्योंकि शीत ऋतु हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ कहाँ पर दिसंबर और जनवरी महीने के अंतर्गत मुख्य इसका प्रभाव रहेगा और उसी समय यहाँ पर सर्वाधिक मावट होती है। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मावट दोस्तों कौन से जिले में होगी? जयपुर जिले के अंदर होती है। फिर बात करते हैं चौथा कथन। हमारे अभी तक के सभी कथन राइट हैं। चौथा कथन बोल रहे हैं कि जेट प्रवाह मावट के लिए अवरोध का काम करता है। बात करते हैं इस पर और विचार करते हैं। इसके बाद पांचवा कथन कह रहा है कि ये विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय विक्षोभ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से अपनी आर्द्रता में वृद्धि करते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका था कि ये कहाँ से अपनी आर्द्रता में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ पर इसका कथन राइट है। और जेट प्रवाह इसके लिए अवरोधक का काम नहीं करता है बल्कि इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो 1, 2, 3 और 5 यानी कि 1, 2, 3 और 5 हमारा आंसर राइट हो जाएगा डी। इस मावट के संदर्भ में हम थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव देखें तो आइए मैं आपको ले जाता हूँ अफ्रीका के उत्तर में, जहाँ पर हमारा भूमध्य सागर स्थित है। और भूमध्य सागर के बाद हम बात करेंगे कि हम राजस्थान के अंतर्गत किस तरीके से मावट को लेकर आए। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि पश्चिमी पछुआ पवनें चल रही हैं। कौन सी पवनें चल रही हैं? पछुआ पवनें चल रही हैं। और पछुआ पवनों के साथ यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो सागर हैं वो सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है। ठीक है, ये कौन सा सागर हो जाएगा? भूमध्य सागर हो जाएगा और अफ्रीका के जस्ट उत्तर के अंतर्गत है। ये महाद्वीप हो गया दोस्तों अफ्रीका। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर ऊपर से ध्रुवीय पवनें और इधर से पछुआ पवनों के बीच में ठंडी और गर्म पवनों के कारण यहाँ चक्रवातीय दशाओं का विकास होता है। और ये चक्रवातीय दशाएं जो हैं, ये जो चक्रवातीय दशाएं हैं वो हमारे यहाँ पर इस टाइप से आगे की ओर आते हैं। और चूंकि यहाँ पर हिमालय का अवरोध है, ठीक है ना, अवरोध किसका है दोस्तों? हिमालय का अवरोध है। और इस हिमालय के अवरोध के कारण ये जो चक्रवात हैं वो भारत के अंतर्गत क्या करवाते हैं? उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश करवाते हैं शीत ऋतु के अंदर। और इस जो पवन है यानी कि चक्रवात जो भूमध्य सागर से निकले हैं तो भूमध्य सागरीय चक्रवात कहेंगे इसको, ठीक है, या फिर भूमध्य सागरीय विक्षोभ कहेंगे। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात या भूमध्य सागरीय विक्षोभ जो हैं वो क्यों भारत की ओर आए, तो उसका कारण भी दोस्तों आपको अभी समझ लेना है। क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में एक सर्पिलाकार पवन चल रही है और यही पवन इसको ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये ऊपरी वायुमंडल में चल रही है, लगभग क्षोभ मंडल में 8 से 18 किलोमीटर के बीच में अपन को नज़र आ रही है ये। तो यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम पवन चल रही है और ये जेट स्ट्रीम पवन जो हैं वो क्या कर रही हैं कि इन विक्षोभों को भारत की ओर लाने का कार्य कर रही है।
इस बीच हम बात करते हैं कि ये भूमध्य सागर था, इसके बाद यहाँ पर कैस्पियन सागर है दोस्तों। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। और यहाँ पर हैं ये फारस की खाड़ी। इस कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से भी ये अपनी आर्द्रता में वृद्धि करते हैं, यानी कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी, तीनों ही सागरों का जल हमारे भारत के अंतर्गत वर्षा ऋतु, शीत ऋतु के अंदर वर्षा हो रही है और उसको हमने बोल दिया मावट। दोस्तों मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक रहेगी? तो रबी की फसल के लिए। इस हिसाब से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मावट के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? अनगिनत बार आया हुआ प्रश्न है ये। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर रहेगा? जैसलमेर जिले के अंदर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान की निम्न में से कौन सी मावट से लाभान्वित नहीं होती? राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फसल हैं जो मावट से लाभान्वित होती है। तो हमको ध्यान रखना है मावट कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। और शीत ऋतु की जो फसल होगी उसको क्या कहेंगे? रबी की कहेंगे। और रबी के अंदर मुख्य रूप से कौन है? गेहूँ है, जौ है, ठीक है, अलसी हैं, सरसों हैं। ये जो फसलें हैं, रेट के अंदर पूछी गई फसलें हैं, ये जो फसलें हैं वो सब क्या हो गई? ये चना है, ये सब फसलें रबी की फसलें हो गई। जबकि एक फसल है यहाँ पर रबी की ऋतु में भी खड़ी है खेतों में, लेकिन ये 6 महीने तक खड़ी है। बराबर यहाँ पर जब मावट हो रही होती है उस समय इसके डोडे खिल रहे होते हैं, ठीक है। और कपास के लिए ये नुकसान देती है। कपास हालांकि खरीफ की फसल है, लेकिन ये लंबे समय तक खेतों के अंदर खड़ी रहती है। और इस फसल के लिए कौन सी वर्षा नुकसान करती है या हानिकारक है? तो मावट, ठीक है। तो मावट हानिकारक हो जाएगी कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में मानसून के आगमन की तिथि है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पुणे के अनुसार भारत में यानी कि राजस्थान में अजमेर में मानसून के आगमन की तिथि है दोस्तों 1961 से लगाकर 2019 के आंकड़ों का अध्ययन किया है भारतीय मौसम विभाग ने। और भारतीय मौसम विभाग ने 2020 में एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में क्या दी? एक रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि इस दौरान के जितने आंकड़े हैं उसके लिए ऑल इंडिया में 64 स्टेशन बनाए गए मौसम विभाग के। और उस 64 स्टेशन में 4 स्टेशन हमारे राजस्थान के अंदर थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। एक नंबर धौलपुर स्टेशन, दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर जयपुर स्टेशन, जयपुर के बाद तीसरा हो जाएगा दोस्तों अजमेर स्टेशन, और अजमेर के बाद चौथा स्टेशन कौन सा था दोस्तों? जैसलमेर स्टेशन था। तो साथियों अपन बात कर रहे हैं कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब इतने सालों के बड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया, मौसम विभाग के द्वारा इतने स्टेशन बनाए गए, और हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी, इस मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कौन कौन सी डेट को राजस्थान में मानसून प्रवेश कर रहा है, तो इसकी बात अपन करें यहाँ पर तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ धौलपुर, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। इस टाइप से अपन बात करें तो धौलपुर के अंदर इस मौसम विभाग ने बताया कि 28 जून को मानसून प्रवेश करता है। जयपुर के अंदर मानसून प्रवेश करता है 1 जुलाई को प्रवेश करेगा। अजमेर के अंदर प्रवेश करेगा दोस्तों 1 जुलाई को, और जैसलमेर के अंदर प्रवेश करेगा 8 जुलाई को। ये सभी डेटें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एक प्रश्न इसी से थोड़ा लिंक करके आया कि राजस्थान में पाली जिले में कब मानसून प्रवेश करता है? 1 जुलाई, क्योंकि अरावली का क्षेत्र था और अरावली वाले क्षेत्र में 1 जुलाई को मानसून प्रवेश कर रहा है। अब हम प्रश्न देखते हैं कि अजमेर में मानसून की तिथि तो स्पष्ट है, अजमेर में मानसून कब प्रवेश कर रहा है? 1 जुलाई को।
ठीक है। तो इस मौसम विभाग की 2020 रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो 25 जून से 30 जून के मध्य प्रवेश करता है, ठीक है। बाकी हर साल आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये मौसम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग मानसून प्रवेश की तिथि अलग होती है, लेकिन इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि राजस्थान में 25 से 30 जून के मध्य बारिश होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। कौन से अरब सागरीय शाखा से मानसून प्राप्त करता है, तो हम बात करते हैं कि ये राजस्थान है। और इस राजस्थान में अगली स्लाइड पर बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर ये भारत है और भारत के अंतर्गत मानसून जो है वो मानसून कौन सा आ रहा है, तो हमको देखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, ठीक है। कौन सा मानसून आ रहा है भारत में? दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है ग्रीष्म काल के अंदर, ठीक है। कब आ रहा है? ग्रीष्म काल के अंदर। और ग्रीष्म काल में जब ये मानसून आ रहा है तो इस मानसून का विभाजन हो जाता है दो भागों में। एक को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बंगाल की खाड़ी का मानसून फॉर BKM, और एक को लिख रहा हूँ शॉर्ट में अरब सागरीय मानसून फॉर ASM। हमारे राजस्थान की जो लोकेशन है वो यहाँ पर रहेगी। और इस स्थिति में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अगर पहला मानसून कोई प्रवेश कर रहा है तो राजस्थान के अंदर पहला मानसून प्रवेश करेगा, कौन सी शाखा प्रवेश करेगी दोस्तों? अरब सागरीय मानसून प्रवेश करेगी। और राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला में माउंट आबू वगैरह क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त करेंगे? अरब सागरीय मानसून से प्राप्त करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान भी रखना है कि राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो बारिश ज़्यादा प्राप्त कर रहा है वो किससे कर लिया? ये कर लिया हमारे अरब सागरीय मानसून से। लेकिन अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी का मानसून जब राजस्थान के अंदर आता है तो पूर्व दिशा की ओर से आ रहा है, इसलिए इसको पूर्वैया भी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्वैया भी कहेंगे इसको। और पूर्वैया के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये राजस्थान के अंदर यहाँ पर झालावाड़ से प्रवेश करता है और अरावली के अवरोध के कारण ये राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर बारिश करवाएगा। और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक वर्षा करवाता है। दो फैक्ट हैं, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून क्या कराएगा? सबसे पहले बारिश कराएगा। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हम चलते हैं। प्रश्न का आंसर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा शाखा, अरब सागरीय शाखा अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र है ना? तो यह क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? दोस्तों ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड से मैंने उठाया है और इस टाइप के प्रश्न आपके सामने लाने का यही उद्देश्य है ताकि हमको ये भी रहे कि केवल हम परंपरागत ना पढ़ते रहे, प्रश्नों की प्रकृति में क्या चेंज आ रहे हैं उस बिहाफ से भी आप देखते रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ध्यान रखना है जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो दैनिक तापांतर कौन से महीनों में न्यूनतम पाया जाता है? प्रश्न है न्यूनतम पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर की बात करें तो जनवरी फरवरी के अंदर तो दिन में तापमान अधिक होगा, रात में न्यूनतम तापमान हो जाएगा। मई में भी वही स्थिति हो जाएगी कि दिन को अधिक होगा, रात में न्यूनतम यहाँ पे भी हो जाएगा। जुलाई अगस्त में, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्षा ऋतु वाला समय है और वर्षा ऋतु के अंदर क्या है कि वायुमंडल के अंदर उमस, आर्द्रता या जलवाष्प की मात्रा होती है और जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर तापमान में जो अंतर है वो काफ़ी कम होगा क्योंकि हवा के अंदर गुप्त ऊष्मा अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई और अगस्त के अंतर्गत न्यूनतम दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है राजस्थान के अंदर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोपेन राजस्थान की जलवायु पढ़े और इन महोदय को श्रद्धांजलि नहीं दी तो हमको ये काफ़ी परेशान करने वाले हैं। कोपेन जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? कोपेन ने क्या माना है? तो दोस्तों कोपेन जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। वो मूलतः वनस्पतिवेत्ता थे, किंतु उन्होंने अपनी वनस्पति का वर्गीकरण करते करते कब जलवायु का वर्गीकरण
कर लिया ये उनको पता भी नहीं चला, और वनस्पति के आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। दोस्तों वनस्पति के वर्गीकरण के लिए उन्होंने दो फैक्ट लिए थे, दो आधार लिए थे, एक तो तापमान और दूसरा कौन सा, वर्षा, यानी कि कितना ताप और कितनी वर्षा होगी ताकि वहां की वनस्पति कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय होगी, सदाबहार वनस्पति होगी, शुष्क वनस्पति होगी, यही उनका उद्देश्य था। तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना है, वनस्पति को माना है। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, कोपेन महोदय को आगे बढ़ते। तो कोपेन के अनुसार हम बात करें तो कोपेन के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है BWHW, हम पूरा तो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं रखेंगे, केवल उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसलमेर नवीनतम जिला, क्योंकि मैंने आगे लिखा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो जैसलमेर के बाद फलोदी रहेगा, बीकानेर रहेगा, गंगानगर रहेंगे, ये सभी जिले BWHW के अंतर्गत हमको रिकॉर्ड करने हैं। फिर हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा आता है BSHW, और अंग्रेजी वर्णमाला को हमको ध्यान रखना है। BSW यानी कि ये शुष्क जलवायु हो जाएगी, और ये कैसी जलवायु हो जाएगी, अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हो जाएंगे। और हम बात करते हैं कि अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु के बाद कि हमको याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला, और अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर एक समान यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ W है और यहाँ S है। S फॉर स्टेपी प्रकार की जलवायु भी होती है। तो हम याद करते हैं ZYXWS, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को पीछे से स्टार्ट करना है, और राजस्थान को भी इस तरीके से पाकिस्तान की ओर से स्टार्ट करना है, और W के बाद कौन आएगा, S, आपका क्लियर रहेगा। इसी तरीके से CWG दोस्तों, और CWG G फॉर गंगा तुल्य जलवायु हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, गंगा तुल्य जलवायु हो जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया AW फॉर कौन सी जलवायु हो जाएगी, सवाना तुल्य जलवायु हो जाएगी। इन सब का प्रतिनिधि जिला भी पूछा जाता है हमको, तो देखिएगा कि BWHW का प्रतिनिधि जिला हो जाएगा बीकानेर जिला हो जाएगा, BSHW का प्रतिनिधि जिला हो जाएगा नागौर जिला हो जाएगा, CWG का जो प्रतिनिधि जिला है वो हो जाएगा आपका टोंक जिला हो जाएगा, और इसके बाद AW यानी कि बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। ये ध्यान रखना है सवाना तुल्य जलवायु के अंतर्गत। और भी अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं प्रश्न थार्नथवेट। थार्नथवेट महोदय क्या हैं, तो थार्नथवेट महोदय ने भी एक जलवायु का वर्गीकरण किया, और उनके अनुसार क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए उन्होंने जैसलमेर के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया, किस संकेत का प्रयोग किया, उसकी हम बात करते हैं। तो हमारा ये प्रश्न सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, उन्होंने E, A और D का प्रयोग किया। हम इनके वर्गीकरण को भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन महोदय ने क्या काम किए हैं। कोपेन के यहाँ पर देखिए, थार्नथवेट ने उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए किस सांकेतिक अक्षर का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है, EAD। बढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो इन्होंने भी आधार वर्षा माना है, तापमान माना है, यानी कि ये आधार किसने माने थे, कोपेन ने भी माने थे, ठीक है ना, ये तो कोपेन ने भी माने थे। लेकिन कोपेन के बाद इन्होंने और क्या अलग किया, तो अलग ये किया कि उन्होंने वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण बोल दो या वाष्पोत्सर्जन बोल दो, तो वाष्पोत्सर्जन के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। और राजस्थान की जलवायु ही नहीं, संपूर्ण वर्ल्ड की जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने किया था, जिनमें राजस्थान की जलवायु में 4 प्रकार हमको यहां पर भी नजर आते हैं। इसके लिए इन्होंने यहां पर बात की थी EAD, यहां पर उत्तरी राजस्थान के लिए बात करते हैं DBW, और राजस्थान में थार्नथवेट महोदय के अनुसार सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी जलवायु मिलती है, यह भी हमको याद रखना है, DAW। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि वापस C लगा के AW कीजिएगा, वही बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इनके वर्गीकरण में भी 4 वर्गीकरण हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है EAD, आपको याद रखना है DAW भी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, और राजस्थान में सवाना तुल्य जलवायु को क्या कहा है, CAW कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, लू शब्द से क्या तात्पर्य है, जिनको लू लग गई है
उनको तो तात्पर्य बताने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखें कि कहीं एग्ज़ाम हॉल में हमको भरी सर्दी में भी लू ना लग जाए। तो बात करते हैं लू शब्द से क्या तात्पर्य है। पहला, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, ये बिल्कुल हवाएं तो है ही। धूल भरी व शुष्क हवाएं जो स्थानीय गर्म हवाएं हैं, इससे भी ये प्रोबेबिलिटी अच्छी हो गई प्रश्न। जल राशियों युक्त हवाएं और सम गति से बहने वाली हवाएं, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी ये कौन सी हवाएं हैं, गर्म है पर उसके पास क्या नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तो शुष्क हैं। और ये जब तेजी से चलती हैं तो इनके साथ धूल भी उड़ रही है, तो ये कैसी हवा हो जाएगी, शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं हो जाएगी। इसको भी अपन देखते हैं कि यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत खास करके, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, लू के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंतर्गत खास करके ये जो पवनें चलती हैं वो पवनें कब चलेगी, तो ये पवनें चलती हैं मई महीने में, ठीक है, मई और जून महीने में ये पवनें चलेगी। मई और जून महीने में ये राजस्थान में पश्चिम से चलेगी और फिर आगे यहाँ पर अगर देखें तो ये बिहार के पटना तक, है ना, दिल्ली होते हुए बिहार के पटना तक इसका अंतिम प्रभाव देखने को मिलता है। हम यदि देखें तो हमारे राजस्थान का कौन सा एरिया इससे सर्वाधिक प्रभावित है, तो राजस्थान का ये शेखावाटी वाला एरिया इससे सर्वाधिक प्रभावित हो जाएगा और शेखावाटी के अंदर भी चूरू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। लू क्या है, चलिए लू की बात करें तो लू एक अभिवहन पवन है, ठीक है, कैसी पवन है, अभिवहन पवन। अभिवहन को ऐसे समझिएगा कि जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है ऐसी पवन क्या कहलाती हैं, अभिवहन कहलाती है, यानी कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, तो अभिवहन पवन है। संवहन पवन क्या होती है, ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर गति करती है, जबकि ये ऊर्जा का कैसा, क्षैतिजीय प्रवाह करेगी, और ऐसी पवन को अपन कौन सी कहेंगे, अभिवहन पवन कहेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इसके पास आर्द्रता नहीं है, तो ये कैसी है, शुष्क है, ये गर्म है और ये लगभग 120 से 140 किलोमीटर पर आवर ये चलती हैं। सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों चूरू के अंदर देखने को मिलता है, तो हमको ध्यान रखना है राजस्थान के अंतर्गत पश्चिम मरुस्थल में गर्म पवन कौन सी हो गई, लू हो गई, और लू का प्रभाव दिल्ली से लगाकर ठेठ पटना के बीच में भी हमको देखने को मिल रहा है। ये हमारा कंप्लीट। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सेकेंड लास्ट प्रश्न, जुलाई माह की 999 मिलीबार। इस टाइप का प्रश्न RS प्री के अंदर आया था कि राजस्थान के अंतर्गत इस यहाँ पर ये नक्शा दे दिया और बीच में एक रेखा दे दी, ये कौन से मिलीबार वायुदाब रेखा है, सीधा शॉर्ट प्रश्न था। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जुलाई माह के अंतर्गत कौन सी समदाब रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है ना, किन जिलों से गुजरती है, ये प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम राजस्थान के अंतर्गत समदाब रेखाओं को मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ। पहली बात तो समदाब रेखाएं क्या है, समान दाब को यानी कि वायुदाब, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाओं को हम कौन सी रेखाएं कहेंगे, समदाब रेखाएं कहेंगे। ये विश्व के नक्शे पर जुलाई और जनवरी में खींची जाती हैं। हम बात कर रहे हैं जुलाई माह की समदाब रेखाएं। जुलाई माह की समदाब रेखाओं के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि एक समदाब रेखा यहाँ पर है 997 से 998 मिलीबार वायुदाब रेखा। फिर एक वायुदाब रेखा यहाँ पर है 997 समझिएगा इसको, एक यहाँ पर है 998 मिलीबार वायुदाब रेखा, और इसके बाद है 999 मिलीबार वायुदाब रेखा, और फिर आ जाएगी दोस्तों इस टाइप से ये 1000 मिलीबार वायुदाब रेखा। वायुदाब को मापने की इकाई हैं, बहुत सारी इकाइयाँ हैं, इसमें से एक काफ़ी यूज़ हो रही है MB, है ना, इंच भी हैं, ठीक है, सेंटीमीटर भी है, तो इस तरीके से कितने ये MB। अब ये राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों से निकल रही हैं, तो ऐसे में हम बात करते हैं कि ये 997 से 98, ये वो हमको ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में न्यूनतम वायुदाब नजर आ रहा है, खास करके जैसलमेर के बाद फलोदी के बाद उधर से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा फलोदी से बीकानेर और गंगानगर वाला क्षेत्र, जहां पर 997 मिलीबार वायुदाब रेखा है। फिर हम बात करते हैं
दूसरी वायुदाब रेखा की बात करें 998, इतनी महत्वपूर्ण नहीं। 999 आपको याद रखनी है। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये जालोर से, पाली से, फिर अजमेर होते हुए फिर आगे इधर से बारां की ओर आगे बढ़ रही है। तो जालोर, पाली, अजमेर के अंदर कौन सी 999 मिलीबार वायुदाब रेखा, और फिर है 1000 मिलीबार वायुदाब रेखा, और 1000 मिलीबार वायुदाब रेखा आपके माउंट आबू में आएगी। माउंट आबू के बाद ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इधर से झालावाड़ वाले एरिया के अंदर आपको मिलेगी। तो हमको ये याद रख लेना है। हमारे आंसर राइट हो गया 3। आगे की ओर बात करते हैं अपन। अभी तक भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था, अब जलवायु के अंदर एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हुई। कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक आप सभी इस चैनल को अधिकतम अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।